So let us start with the discussion of this paper. मिसेस रोमा एक इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है। चलो ठीक है। She submits the following information for the previous year ending 31st March 2023. सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर। क्या किया बताओ आपने? आपको दो लोगों के लिए आंसर करना है, एक तो नॉट ऑर्डिनरी और एक नॉन रेसिडेंट। आपको यहां पर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आंसर नहीं करना है। ठीक है, क्या किया बताओ आपने? अरे जवाब चाहिए आप लोगों का, इसलिए जूम पे बुलाया हूं। यूट्यूब पे बहुत लैग आता है। क्या किया आप लोगों ने? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? टैक्सेबल होगा इंडिया में। टैक्सेबल है ये? क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, तो वो डीम टू अक्रू और अराइज है, याद है आपको? सर। एक्सेलेंट बेटा। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को सैलरी देती है वो डीम टू अक्रू और अराइज होता है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया आपने? बताइए। 50,000। बेटा एनर्जी नहीं दिख रही है तुम लोगों में? थक गए क्या पढ़ पढ़ के? हाँ, थक गए हो क्या पढ़ पढ़ के? एनर्जी अभी बहुत दिखानी है बेटा, अगले 1.5-2 महीने तक। ठीक है, पूरे जोश के साथ रहना है आपको। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देती है, बाहर भी देती है, तो भी टैक्सेबल होता है। याद है उसमें सिर्फ दो चीज माफ है, सिर्फ अलावेंसेस और परक्विजिट्स माफ है, याद है? उनको अगर अलावेंसेस और परक्विजिट दिया जाएगा तो वो सेक्शन 10(7) में माफ होता है। आई होप यू रिमेंबर दैट। बस ये एक ही पॉइंट था इस क्वेश्चन में जो डिस्कस करने लायक था, बाकी पूरा क्वेश्चन बड़ा आसान है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ओडिशा, ये तो सबके लिए टैक्सेबल होगा, राइट? ये तो इंडिया में अक्रू हो गया, सबको टैक्स भरना है। लॉस फ्रॉम बिजनेस इन बड़ौदा, बड़ौदा भी इंडिया में ही आता है, गुजरात में, अगर आपको पता है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में, मतलब ये भी इंडिया में ही आएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, अलग था वो क्वेश्चन। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन पेरिस, पेरिस में बिजनेस हो रहा है तो मतलब बिजनेस बाहर हो रहा है, कंट्रोल भी पेरिस से हो रहा है, तो बताओ टैक्स लगेगा किसी को? किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा। अखरू भी बाहर हो रहा है, कंट्रोल भी बाहर हो रहा है। अच्छा, ये कंट्रोल अगर इंडिया से होता तो क्या होता? किसको टैक्सेबल होता? दोनों को? नॉट ऑर्डिनरी को टैक्स हो जाता। एक्सेलेंट बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता ही यहाँ, एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट करा, पहले भी रखा था, अभी भी रखा, लास्ट पेपर में भी रखूंगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन कनाडा, दो प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया बट इट इज कंट्रोल फ्रॉम देहरादून, तो बताओ इसका क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, करेक्ट? और नॉन रेसिडेंट के लिए लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? परफेक्ट। फिर अगर कनाडा के लिए ये ट्रीटमेंट यहां पर जो दे रहे हो वही ट्रीटमेंट यहां पर भी देना पड़ेगा, करेक्ट? सेम ट्रीटमेंट। अगर आपको बोलना नहीं है मत बोलो, इट्स ओके बेटा, आप कमेंट करो नीचे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को आदत नहीं है वैसे बात करने की मुझसे, इट्स ओके, चल जाएगा। नीचे कमेंट कर दो, एक सेकंड। तो ये भी आपको यहां पर लेना पड़ेगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन 16,000 रुपया यहां नहीं आएगा, जो ऊपर का ट्रीटमेंट है वो यहां पर ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडोनेशिया बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रिसीव हुआ उस पर तो दोनों को टैक्स भरना है, करेक्ट? उस पर दोनों टैक्स भरेंगे। तो इंडिया में कितना रिसीव हुआ है? 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 28,000। 28,000 पे दोनों भरेंगे, करेक्ट? और ये जो है
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो तो पूरे पे भरेगा, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है बताइए, इंडिया से हो रहा है, तो वो तो पूरे पे टैक्स भर देगा। क्लियर है बेटा? लास्ट वाला, कनाडा में रेंट रिसीव हुआ, कनाडा में रेंट, प्रॉपर्टी भी कनाडा में, तो भाई इंडिया में टैक्स क्यों लगेगा भाई, किस खुशी में? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सही आया क्या पूरा का पूरा? कितनी मिस्टेक हुई? एक भी नहीं? नो सर। चलो बढ़िया है, कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा, ठीक है? अब असली मजा तो यहां पर आने वाला है, ठीक है? शुरू करते हैं। मिस्टर कमल एक रेजिडेंट है, 48 इयर्स एज है, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे काम कर रहा है 20 साल से। अब उसका 22-23 का डेटा, बेसिक सैलरी सबसे पहले ले लोगे, करेक्ट? 3,50,000 इंटू 12, राइट बेटा? बोलिए ना। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नया पॉइंट दिखा होगा आपको, कुछ नया नहीं है सर। क्लाइंट रीइंबर्समेंट, एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, आउट ऑफ विच ही सबमिटेड बिल्स फॉर 2 लाख रुपीज फॉर रेलेवेंट ईयर। अभी इसका क्या किया, पहले आप लोग बताओ, आपने क्या किया इसका? जितना मिला था उसमें से 2 लाख रुपए लेस कर दिए और 40,000 टैक्सेबल, करेक्ट? यस सर। परफेक्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है, जिसको समझ नहीं आया मैं एक बार बता देता हूं। मैं एम्प्लॉय हूं, कंपनी ने मुझे बोला कि भाई क्लाइंट पे खर्चा करो तुम बिंदास, ठीक है? एम्प्लॉय को क्या बोला कंपनी ने? क्लाइंट पे बिंदास खर्चा करो, जो भी खर्चा होगा मुझे दे देना, ठीक है? तो मैंने कितना खर्चा कर दिया बताइए? 240, लेकिन मेरे पास प्रूफ तो 2 लाख का ही है, यस सर। प्रूफ 2 लाख का ही है ना मेरे पास, तो मतलब बचा हुआ 40,000 आपने क्लाइंट पे नहीं खर्चा किया है। यस, आपने अपने आप पे खर्चा किया होगा, तो वो तो आपके लिए एक अलावेंस है। यस, तो वो 40,000 आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ये करेक्ट आया बेटा सबको? परफेक्ट। लीव ट्रैवल अलावेंस 4 लाख पर एनम। He took trip to Goa with his spouse and 2 children in December 2022, for which plane booking of 1 lakh and hotel booking of 3 lakh were submitted to employer. तो टोटल 4 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने दिया तुम्हें, कितना एग्जेम्प्ट होगा याद करो? लीव ट्रैवल, लीव ट्रैवल कितना एग्जेम्प्ट होता है? क्या प्लेन की टिकट बुक माफ होगी जो एम्प्लॉयर ने आपके लिए किया है? सेक्शन 10(5) है ये, याद करो। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्लेन की टिकट बुक कर सकता है, इकोनॉमी क्लास वाली चल जाएगी, याद है? उसकी बीवी भी कवर्ड है, उसके 2 बच्चे भी कवर्ड है, याद है? 2 से ज्यादा नहीं कवर्ड है। और उसमें भी एक पॉइंट था, याद है? अगर पहले एक बच्चा पैदा होता है और फिर ट्विंस पैदा होते हैं, तो वो दो तीनों कवर हो जाएंगे। याद आ रहा है ये प्रोविजन? तो बताओ यहां पर क्या होगा? टिकट्स तो माफ हो जाएगी मेरे हिसाब से, होटल बुकिंग का क्या सीन है? वो भी माफ हो जाएगी, होटल बुकिंग टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो अब तक हम कहां पहुंचे, ये 42 लाख रुपए की सैलरी आपको आ गई, 40,000 रुपए का रीइंबर्समेंट और 3 लाख रुपए का लीव ट्रैवल अलावेंस। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। क्या कैसा लग रहा है? इनकम टैक्स लग कैसा रहा है आप लोगों को? जोर से लग रहा है, धीरे से लग रहा है, कैसे लगा अब तक? सर लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम जोर से लगा सर। नहीं, अदरवाइज जब आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और जब आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, लेटेस्ट वाला आरटीपी देखा इंस्टीट्यूट का? नो सर। नहीं देखा? ठीक है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं सब करवाऊंगा, लेटेस्ट वाला आरटीपी भी करवाऊंगा, मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन पहले आप लोग देखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं करवा दूंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। जितने नए क्वेश्चंस आप देख लोगे उतना बेटर है ना? यस, ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। कैसा लगा इनकम टैक्स? जीएसटी के कंपैरिजन में कैसा लगा? इनकम टैक्स अच्छा लग रहा है सही में? यस सर। जीएसटी के कंपैरिजन में
जीएसटी भी आसान लगा कि नहीं लगा? बट उसमें लर्निंग का उसमें थियरी ज्यादा है मेरे हिसाब से, राइट? हाँ, और अपना इनकम टैक्स में क्या है, पूरा सम्स ही सम्स है। तो क्या है, एक दो बार क्वेश्चन बैंक पूरा कर लेते ना हम लोग, तो हमारे दिमाग में मैक्सिमम प्रोविजन तो बैठ ही जाते हैं। यस, यस क्वेश्चन बैंक एक बार कर लो पूरा, एक दो बार, जितनी बार। और लास्ट वाला जो चैप्टर है ना हमारा, जिसमें हमने क्या किया है, पास्ट अटेम्प्ट के, वो सब देखा आपने? लेक्चर देखा कि नहीं जीवन में? यस सर देखिए आरटीपी वाला क्वेश्चन लेक्चर देखा? मॉक टेस्ट वाला लेक्चर देखा? यस सर और टोटल इनकम वाला लेक्चर देखा? यस सर ठीक है, तो उसमें आपका बहुत सारी चीज कवर हो जाती होगी। एनीवेज, परफेक्ट बेटा। परफॉर्मेंस बोनस का क्या करूं? ठीक है, टैक्सेबल कर दो, और क्या सर? करेक्ट, बोलिए ना, परफॉर्मेंस बोनस का क्या किया जाएगा? टैक्सेबल कर दो। कितना आएगा? 20% ऑफ बेसिक। बेसिक कितना है हमारा? 42 लाख। 8,40,000 आएगा सर। 8,40,000 आ गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट था। मुझे बताओ, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्टाफ लोन देता है, क्या वो भी परक्विजिट माना जाता है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, परक्विजिट, कितना परक्विजिट माना जाएगा बताइए? जितना भी एसबीआई का रेट है माइनस जो रेट पे उसने दिया है, 5.5% परक्विजिट, करेक्ट? तो मुझे बताओ 5.5% कितने का लोगे आप? 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का 5.5% आपने लिया कि नहीं लिया? यस सर तो ये देख लो, 15 लाख रुपए का 5.5%, ठीक है। लेकिन अब यहां पर भी आपको एक चीज देखनी होगी कि आपने लोन कब लिया है, बताओ? 1 जून से। तो आपको इसको 10 महीने के लिए लेना पड़ेगा। कितने महीने के लिए? सिर्फ 10 महीने के लिए। इज इट क्लियर बेटा? यस सर हाँ, तो ये है 10 महीने के लिए 68,750 आया आपको ये? यस सर परफेक्ट। अब उसके बाद में ये है आपका बहुत ही बढ़िया पॉइंट। किसका पॉइंट है ये? ईसॉप। ईसॉप का पॉइंट है। कंपनी ने उसको अलॉट की ईसॉप। कितने ईसॉप अलॉट की? शेयर्स 1500 शेयर्स। यस सर कितने में अलॉट की? सर 1300 में सर 1300 में। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मेरे हिसाब से तो आ रही है। आ रही है सर आ रही है। तनीषा देख बेटा, तेरे वहां पर कोई दिक्कत होगी बेटा? तो 1500 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू है, करेक्ट बेटा? यस सर आपको 1300 में मिला, तो 200 रुपया क्या हो गया पर शेयर? परक्विजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो 200 रुपया परक्विजिट इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 1500 तो क्या हो गया वो आपके हाथ में? टैक्सेबल। क्लियर? अब इसी साथ लगे हाथ यहीं पर इसको खत्म कर देने का। आगे जाकर आपने इसको बेच दिया। कितने में बेचा? सर 21 2100 रुपए में बेचा। तो 2100 रुपए में आपने बेचा। कब बेचा? खरीदा कब था? मई 2022 में। बेचा कब? मार्च 2023। शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 12 महीने के अंदर बेच दिया, करेक्ट? यस सर यस सर यस और नो? यस सर अब मुझे बताओ, इसके लिए आपका सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 2100। यस सर कॉस्ट क्या लोगे बताओ? 1500 कॉस्ट 1500 लेना है आपको। याद है आपको? 1300 नहीं लेना है, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। यस सर इस पे एक सम भी किया था हमने सैलरी के चैप्टर में, अगर आपको याद है तो। याद है? तो आपने यहां पर देखो कैपिटल गेन्स लिया होगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग आंसर दे रहे हो कम से कम। मेरे को बहुत डर लग रहा है तुम लोग के लिए। मेरे को लगता था तुमको कुछ इनकम टैक्स समझ आया नहीं है जिंदगी में। ये 9 लाख रुपए हो गए तुम्हारे कैपिटल गेन्स। तुम लोग ग्रुप पे कुछ भी बात भी नहीं करते हो आजकल, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हो क्या दिन भर? हाँ, यस सर चलो अच्छी बात है बेटा। मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए बिंदास बोलना मुझे, ठीक है? यस सर हाँ, मैं हूं तुम लोगों के साथ एग्जाम के लास्ट डे तक हूं, टेंशन मत लेना उसका। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड बाय मिस्टर कमल। कमल ने क्या किया? कमल ने एक घर रेंट पे दिया, करेक्ट बेटा? बोलो ना। यस सर उसने एक घर खरीदा और रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट कितना है? सर 35,000 कब से मिला उसको रेंट? जुलाई से। 9 महीने का रेंट ले लोगे आप, जीएवी, करेक्ट? और कोई डेटा है नहीं अपने पास? है कोई डेटा अपने पास? नो सर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ है अपने पास? नहीं कुछ नहीं है। नहीं है तो जाने दो, फिर क्या कर सकते हैं?
नहीं तो वो सब लेना होता है ना। एमएफसी याद है कि नहीं? एमएफसी, एमएफसी याद है ना, म्युनिसिपल वैल्यू फिर फेयर रेंट। परफेक्ट बेटा। अब मुझे बताओ यहां पर से माइनस क्या करोगे इसमें से? 12,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स। अब मुझे बताना इसके अंदर और क्या क्या डिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में इसको? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा 30% का, और इंटरेस्ट भी मिलेगा। देखो यहां से इसको लिंक करना पड़ेगा। कहां से? इस क्वेश्चन से। करेक्ट। उसने घर के लिए लिया था ना बेटा, तो कितना था इंटरेस्ट उसका? कितना इंटरेस्ट पे किया उसने? 37,500। हाँ, इंटरेस्ट जब डिडक्शन लोगे तो क्या 8% का डिडक्शन लोगे? नो सर, 2.5। कितने का डिडक्शन लोगे? सिर्फ 2.5% का, क्योंकि पे तो आपने 2.5% ही किया है। आर यू क्लियर? परफेक्ट बेटा। तो 31,350 सबको आया है 10 महीने के लिए, क्योंकि लोन आप जून से ले रहे हो। क्लियर? तो अभी ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है सब। सैलरी हो गया, सैलरी में सब स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो बस। करेक्ट। हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, कैपिटल गेन्स भी हो गया। आईएफओएस में है कुछ? आईएफओएस का है कुछ इसमें? चलो देखते। डिविडेंड भी है, इंटरेस्ट भी है। अब ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। उसने आरबीआई के कोई बॉन्ड्स खरीदे। कब खरीदे? सितंबर में। अब 7% इंटरेस्ट देते वो लोग, लेकिन वो लोग हाफ हाफ ईयरली का देते, एक जनवरी में देते, एक जुलाई में देते। अपने को कौन सा वाला इंटरेस्ट मिलेगा? दोनों वाला मिल जाएगा इस साल में? नहीं, इस साल में अपने को सिर्फ जनवरी वाला मिलने वाला है। करेक्ट। जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा अपने को? 4 महीने का। तो 30 लाख पे 7% इंटरेस्ट पूरे साल का है। अपने को सिर्फ जनवरी वाला मिलने वाला है। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 किया आप लोगों ने ऐसा? तो इसका कितना इंटरेस्ट आता है बेटा? 70,000 आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, लिखते समय लिख पा रहे हो क्या आप लोग कि दिक्कत हो रही है लिखने में? थोड़ी लिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए एक और पेपर अभी 100 नंबर वाला आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है? जो नहीं लिख रहे हैं ना, उनको पता चलेगा एग्जाम के दिन। और ये दिक्कत हर सब्जेक्ट में आएगी बेटा। तो अभी जो अक्टूबर का महीना है ना आपका, आप लोग मैक्सिमम मॉक करो उसमें। अगर आपका हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, हो सकता है सर मेरा तो इस सब्जेक्ट का 3 टॉपिक बचा हुआ है सर, छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो उसको। लेकिन जितना पढ़ा है ना उसको मॉक करो बेटा प्लीज। ये मेहनत वाला काम है, मैं मानता हूं, लेकिन ये करोगे तो ही आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्लीज। और मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप ऑडिट लॉ भी करो बेटा, लिख कर करो, मॉक करना। क्योंकि देखो इनकम टैक्स में तो फिर भी हम लोग क्लास में लिख लेते हैं, अकाउंट्स में तो आप भर भर के लिखते हो, राइट? कॉस्टिंग में भी आप लिखते हो, एफएम में भी क्लास में लिखा है आपने, राइटिंग प्रैक्टिस है। लेकिन ऑडिट और लॉ का आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है बेटा, आपको पता नहीं है आंसर को कैसे फ्रेम करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप लोग एक एक पेपर हर सब्जेक्ट का लिखो, भले जैसा भी लिखो, टूटा फूटा जैसी भी लिखो, लेकिन वो लिखो बेटा, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एग्जाम के अंदर। प्लीज ये चीज मेरी दिल पे ले लो आप लोग प्लीज। अब बताओ ये एलआईसी का क्या होगा 15,000 रुपए का? 15,000 रुपए का क्या होगा एलआईसी का? एटीसी में डिडक्शन। एटीसी में मिलेगा आपको, बीवी के लिए भी मिलेगा। बीवी यस। एटीसी में बीवी कवर्ड है मेरी? हाँ, कवर तो है, कवर्ड तो है। अभी इतना सोच सोच के बोल रहे हैं हम। अच्छा, पिताजी कवर्ड है? पिताजी एटीसी में नो सलीम। नहीं कवर्ड है। पूरा जोश निकल गया तुम्हारा जो लेक्चर में था। हाँ, बहुत मस्ती करते थे तभी, मस्ती निकल गई तुम्हारी पूरी। अभी एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है। तो पिताजी नहीं है ना एटीसी में? पिताजी नहीं है तो मैं हूं, मेरी बीवी है। तो 35,000 रुपए एटीसी में ले लो। ले लिया आपने? अच्छा, एटीडी का क्या सीन है अभी? भाई कवर्ड है एटीडी में, मेडिक्लेम में? भाई नहीं कवर्ड है मेडिक्लेम में, भाई कवर्ड ही नहीं है। बेटा कवर्ड है, लेकिन बेटा कैश में पे कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, याद आ रहा है? तो एटीडी में कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब आपको सम के अंदर इंटरेस्ट टैक्स भी कैलकुलेट करना है। टैक्स किसके हिसाब से पूछा है?
बोलो। रेगुलर प्रोविजन प्रोविजन के हिसाब से, ओल्ड रेजिम के हिसाब से, ठीक है। 115 बीएससी इग्नोर करने बोला है। पास हो जाओ बेटा सब लोग, सब लोग क्या हो जाओ, पास हो जाओ, क्योंकि पूरा सिलेबस उलट गया है अब मई 24 में। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने रेगुलर रेजिम को नॉर्मल रेजिम बना दिया, नॉर्मल रेजिम को रेगुलर रेजिम बना दिया। अब मतलब ये अभी हुआ फाइनेंस एक्ट 23 में। अब ये लोग क्या बोल रहे पता है? मई 24 वालों के लिए गवर्नमेंट ने चेंज किया पूरा, बोला है कि बाय डिफॉल्ट सबको 115 बीएससी लेना है। मतलब ये जितने भी टैक्स बेनिफिट है ना, सब बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, त्याग कर दो। समझ आ रहा है तुमको क्या बोल रहा हूं? 115 बीएससी में बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं ना आपको। एसओपी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज मना कर रही है ना। पूरा उलट दिया है उन्होंने, पूरा मॉड्यूल चेंज हो गया उसकी वजह से। प्लीज पास हो जाओ कैसे भी करके बेटा, इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि फिर पूरा का पूरा ना चीजें बदल जाएगी दिमाग के अंदर ना, तुम्हारे पुरानी चीज रहेगी, फिर पुरानी चीज निकाल के नई चीज डालना आसान काम नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं जान लगा दो। 1.5 महीने अभी बहुत होते हैं। अभी भी अगर अभी भी आप सीरियस हो जाओ ना, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना, हो जाओगे। कॉन्फिडेंस रखो बस अपने आप पे, लेकिन मेहनत करते रहो, रोज मेहनत करो, रोज कंटिन्यूसली। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्या किया इन्होंने, क्योंकि क्यों अभी आपको क्या करना है वो सब चीज एग्जाम के बाद चाहिए तो बता दूंगा आप सबको। 73,14,000 क्या करूं इसमें? अब ये जो क्या करूं इसका टैक्स निकालो। ये जो कैपिटल गेन्स है ना, ये कौन सा वाला कैपिटल गेन्स है पता है? 111 वाला है। क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर देखो इसने एसटीडी भरा है, दिख रहा है आपको? एसटीडी भरा होगा तो याद है 111 और 112A में जाता है स्पेशल रेट। कितने लोगों को ये सही गलत आया बताओ, ईमानदारी से बता दो। ये क्लिक हुआ था आपको? बहुत बढ़िया बात है। फिर तो इस पर आपको 15% टैक्स सबको याद है 111A, और बाकी पे आप स्लैब रेट मारोगे 2.5 लाख तक कुछ नहीं। फिर ये तो रट्टा है सबको मेरे हिसाब से, राइट? इस पे तो अपन ने बहुत क्वेश्चंस किए क्लास में, रेट टैक्स रेट तो सबको याद ही रहेगा। अब सरचार्ज लगेगा इसको? नो सर। सरचार्ज लगाना पड़ेगा ना 10%, 50 लाख के ऊपर है। सॉरी। इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज लगता है ना बेटा, 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ के ऊपर 15%। यस यस, गलत हो गया सर। ये गलत हो गया, सरचार्ज नहीं लगाया। नो। ठीक है कोई बात नहीं, उसमें 1-2 मार्क काट देगा इंस्टीट्यूट, बहुत ज्यादा नहीं काटता है। स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है आपको, टेंशन मत लो। आपने ये सही किया आपको इसका मार्क मिलेगा, ये सही किया इसका मिलेगा, ये सही किया इसका मिलेगा। ये बेसिक सैलरी सही लिखा उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, प्लीज प्लीज। हाँ उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, माफ करना मुझे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया उसका मार्क्स मिलेगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया उसका, सबका सेपरेट मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। बढ़ू तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था आज का। ये कितने लोगों ने सॉल्व किया बताओ ईमानदारी से? तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? पहले ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था ना, ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था तुमको। प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हो ना, तो मार्क्स कमाने के लिए थोड़ी दे रहे हो। नहीं फिर भी हम पहले ये चिंदी वाला क्वेश्चन ही करेंगे। एग्जाम में करो तुम वैसा, पहले सिंपल वाला, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए तो तुमको पहले ये करना चाहिए था। चलो ठीक है। मिस्टर ऋषभ एजेड 54 ईयर्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ जाएगा तो दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए? हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन हो सकता है कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ। और ऐसा मत सोचना, ठीक है बेटा, ये गलत फहमी में मत रहना कि सीए के अंदर जब आप एग्जाम देके आओगे 100 नंबर का, तो 100 के 100 नंबर आपके सही होने चाहिए, नहीं तो यार आप पास नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं है बेटा। आप 60 से 70 मार्क का भी पेपर अगर ढंग से लिखो ना, आपको आसानी से 55 मार्क आ जाएंगे, और बचा हुआ जो तुमने फेकम फाकी करके आए हो उसमें से 10-15 मार्क आ जाएंगे। 100 मार्क का आपका कोई भी पेपर सही हो ही नहीं सकता है। आप लाख कोशिश कर लो, जितना भी कोशिश करना है कर लो, नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अपने को क्या आदत है, 11-12 स्टैंडर्ड से आदत है ना अपने को कि अपना पूरा पेपर सही होना चाहिए। यस ये आदत है कि नहीं? वो आदत छोड़ दो, अभी सीए में नहीं होने वाली है वो चीज। 100 के 100 नंबर का सही हो जाएगा। क्या तुम मजाक समझ के रखे हो इंस्टीट्यूट को कि तुमको पूरा 100 नंबर का सही करवाने देगा इंस्टीट्यूट?
बिल्कुल भी चिंता मत करना, 100 नंबर का सही होने नहीं वाला है, और नहीं हो रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है कोई, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। अगर आपके 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी ढंग से करके आते हो, 4, तो भी आप एग्जाम्शन ला सकते हो। 3 क्वेश्चन भी ढंग से करके आते हो, 50 मार्क्स के ऊपर आराम से आ जाएगा। आपका जो लिख रहे हो वो ढंग से लिखो, 100 मार्क्स सही लिखने के चक्कर में मत जाना, सही होगा भी नहीं, हो पॉसिबल भी नहीं होगा। देखो आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हो पा 90 मिनट में कंप्लीट कर पाए आप ये 3 क्वेश्चन, बताइए। हाँ, तो आप सोचो आपको 180 मिनट में क्या कंप्लीट करना है, बताइए ना। इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी भी कंप्लीट करना है कि नहीं करना है? फिर आपको बेटा अभी लिखकर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ेगी टाइम के साथ, डोंट वरी। इसलिए बोल रहा हूं और पेपर 1-2 मॉक करना प्लीज, हर सब्जेक्ट के राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाना, ठीक है प्लीज, बहुत जरूरी है। एनीवेज यहां पर क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट कितना है, 82,45,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन का क्या करूं, फटाफट बोलते जाओ। कुछ मत करो, नहीं ऐड बैक नहीं करना है, नीचे लिखा है देखो, ये इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। क्या क्या क्या, 7,35,000 और एडिशनल माइनस होगा इसमें। वो बाद में करते हैं बेटा, वो बाद में करते हैं, अभी फिलहाल इस 15,40,000 को क्या करूं ये बताओ। नो ट्रीटमेंट, कुछ भी मत करना, ठीक है। जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा ये इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से ही है, चेक करो। क्योंकि देखो अलग से इनकम टैक्स रूल्स का कोई डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं है आपको, क्वेश्चन चेक कर लो पूरा, चेक करो पूरा, अलग से कुछ दिया इनकम टैक्स रूल्स का डेप्रिसिएशन। आप ऐड करके लेस कब करोगे पता है, जब इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग से दिया है और अकाउंट्स का अलग से दिया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपको टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग से दिया है कहीं? नहीं दिया है, तो इसी को लेकर चलना पड़ेगा ना बेटा। ऑप्शन क्या है, नीचे लिखा भी है, देखो पॉइंट नंबर 1 में। कितने लोगों ने गलत किया, ईमानदारी से बोलो, कोई टेंशन नहीं लेने का, 1 मार्क कट जाएगा और कुछ नहीं। मैंने सर। गलत हो गया, यस सर। चलो ठीक है। चलो देखो कितनी गलतियां करते हो आप। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड, क्या करने का इसका? कैपिटल गेन्स में आ चुका। अभी क्या करूं, पीजीबीपी में क्या करूं, लेस करके कैपिटल गेन्स में डाल दूं, और कितने पे टैक्स करूंगा, कंप्लीट आंसर बोलो। टैक्स कितने पे करूंगा इसको, रेट 15%, 111 है, करेक्ट। 111 में 15% पे टैक्स होगा ना ये। अब ये बहुत ही रूटीन एडजस्टमेंट है, बोलो इनकम टैक्स रिफंड मिला उसका क्या करूं? अब पहले क्या इफेक्ट दूं बेटा, मेरी मां तो डायरेक्ट आईएफओएस में जब मारती है, पहले पीजीबीपी से पूरा लेस कर दूं, यस सर। पीजीबीपी इनकम थोड़ी है ये, और फिर आईएफओएस में जाकर कितना दिखाओ, इंटरेस्ट दिखाओगे। क्लियर है सबको, ये सबको सही आया? चलो ठीक है। 15 लाख का क्या करूं, ये भी सबको सही आया होगा, 15 लाख माइनस कर दूं और फिर आईएफओएस में दिखा देना, ठीक है। अब सबसे इंटेलिजेंट एडजस्टमेंट ये 2 एडजस्टमेंट थे, बाकी क्वेश्चन आसान था बेटा, ये लेंदी हो सकता है बट क्वेश्चन आसान था। अब मुझे बताओ, ऋषभ ने 65 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, कब खरीदी? 1 अक्टूबर। उसको यूज कब से की? 1 जनवरी। अब इसके ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी ऊपर इंक्लूडेड है बोल रहा है, तो कुछ अलग से इफेक्ट देने की जरूरत है? बोलो ना बेटा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा इस एडजस्टमेंट का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर वाले पॉइंट में ऑलरेडी एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन सब इंक्लूडेड है। आर यू क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 का एडजस्टमेंट आएगा। 50 लाख का आपने लोन लिया, कभी लिया? सितंबर में, ठीक है। 10.5% का लोन लिया, क्या करने के लिए? यही वाली मशीनरी खरीदने के लिए, और इंटरेस्ट आपने 31 मार्च को भर दिया। The same has been debited to the P&L account. The interest is charged by the bank on monthly basis. मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आता है, कैलकुलेटर उठाओ। आपने तो कैलकुलेट किया होगा शायद, अगर सम किया है तो। कितना आता है इंटरेस्ट? 50 लाख इंटू 10.5 डिवाइड बाय 100, 5,25,000 पूरे साल का आता है। आपने कब से पे किया है?
सितंबर मतलब 6.5 महीने, करेक्ट? अरे बोलो ना बेटा, कब से पे किया है आपने? अरे बोलो यार। 15 सितंबर से। अब इसके इंटरेस्ट का अपने को क्या करना पड़ेगा पता है? इसके इंटरेस्ट का 15 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है ना, वो हमको असेट में ऐड करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी में। समझ आ रहा है तुमको? तो मुझे बताओ उतना अपने को, क्योंकि जब तक असेट पुट टू यूज नहीं होता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है, जल्दी बताइए सब लोग। कैपिटलाइज होता है। तो 50 लाख लेना कैलकुलेटर पे, 10.5% इंटू 3.5 महीना, सितंबर 15 से 31 दिसंबर, 3.5 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो? बोलो ना बेटा। 1,53,000। मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 1,53,000 सबसे पहले ऐड बैक करना पड़ेगा पीजीबीपी में, करेक्ट? क्योंकि उतना तो अलाउड नहीं है अपने को। हाँ, जो जनवरी फरवरी और मार्च वाला इंटरेस्ट है वो अलाउड है, उसको रहने दो। क्लियर? 1,53,000 ऐड होगा, बस इतने से काम नहीं चलेगा। साथ में आपको अब 1,53,000 पे 7.5% का नॉर्मल डेप्रीसिएशन और 10% का एडिशनल डेप्रीसिएशन भी लेना पड़ेगा। आर यू क्लियर? क्योंकि असेट में ऐड होगा वो भी, असेट में वो भी ऐड करना भूल गए थे हम नहीं भूल गए थे, मतलब क्वेश्चन भूल गया था। कितने लोगों को ये आंसर आया बताइए? ऐसा एडजस्टमेंट पहले भी करवाया हूं मैंने क्लास में है, करवाया हूं, अगर आपको याद है तो बोलो। करवाया है मैंने? क्वेश्चन बैंक में है ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन? कुछ भी अपनी बुक के बाहर से आने का सवाल ही नहीं उठता है, लिख के ले लो मुझसे। उसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता है। आप अच्छे से क्वेश्चन बैंक 2 बार चाट लो पूरी, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना बस। एडजस्टमेंट एक भी गलत नहीं हो सकता है आपका। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज बोलिए। अब ये वाले चीज का क्या करेंगे? 17,50,000 के एडवांस टैक्स का, ये बाद में टैक्स का निकालते समय क्रेडिट लेंगे ना, उसका टैक्स पेएबल के टाइम पे क्रेडिट लेंगे। ये तो बचकाना एडजस्टमेंट है। जल्दी बोलो क्या करोगे? भाई को ज्यादा पैसा दे दिया, 48 में डिसला हो जाएगा, याद है? अच्छा, फिर यहां पर ये बेटी के लिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, 5 लाख का सम अश्योर्ड है और ये 40,000 है, क्या करूं? मिलेगा कहां पर? एटीसी में। मैरिड डॉटर भी कवर्ड है एटीसी में, मैरिड अनमैरिड कुछ नहीं है, बच्चा कवर्ड है, बच्चा बच्चा होता है। यस, मैरिड हो या अनमैरिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती ये लोग कंफ्यूजन के लिए डालते हैं। बोलो ना क्या पूछ रहे हो? ऐसा कुछ लिखा है एटीसी में? मैरिड अनमैरिड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ लिखा है? कुछ नहीं है, बोला है सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, दैट्स इट। क्लियर? अच्छा, ये 45,000 रुपया हेल्थ चेकअप के लिए दिया, इसका क्या सीन है? कितना मिलेगा ये? 80D में कितना मिलेगा ये? 25,000। क्योंकि बंदे की एज कितनी है? 54। 60 होता तो कितनी मिलती? 50,000। पूरा 50,000। परफेक्ट बेटा, एक्सेलेंट। और ये 1.5 करोड़ रुपया इसने करंट अकाउंट से विड्रॉ किया। क्या करेगी बैंक इसका? मार देगी कि छोड़ देगी? टीडीएस काटेगी इसका 194N में। देख रहे हो तुम कैसा, मतलब पूरा सिलेबस का अगर तुमको कॉम्प्लेक्स नॉलेज नहीं होगा ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं कर सकता है बच्चा। पूरा सिलेबस का लॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, इंटरलिंकिंग होनी चाहिए पूरी। कितना टीडीएस काटेंगे लोग बताइए? एक्सेस अमाउंट पे 2%, कितना आ जाएगा? 1 लाख। अच्छा, इसने टोटल 1.5 करोड़ विड्रॉ किया कि 1.5 करोड़ तीनों में से की? 1.5 1.5 1.5 किया टोटल है ना? यस। हाँ, तो 1 लाख रुपए का आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद आपको क्या बोला है नीचे? क्या बोला है? बड़ी भयंकर लाइन है ये। बोलता है टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। कैसे निकालो? मैक्सिमम टैक्स सेव करके बताओ। चलो, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको?
इसीलिए बोथ के हिसाब से करना। ऐसे भी क्वेश्चन हमने क्लास में किए कि नहीं किए, बोलो। इसके साथ मैंने एएमटी का भी इंप्लीकेशंस बताया हूं आपको, याद है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वो कब आता है एएमटी वाला प्रोविजन, बताओ? 10AA क्लेम करते हैं, 80JJAA या 80QQB है, 80RRB, ऐसा कुछ भी है क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में 10AA है SEZ वाला डिडक्शन? 80QQB है, RRB है वो रॉयल्टी वाला, JJAA है एम्प्लॉयमेंट वाला? कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां पर AMT BMT के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, ठीक है बेटा? अब हम लोग दोनों के हिसाब से प्रोविजन करेंगे। पहले रेगुलर के हिसाब से, रेगुलर के हिसाब से शॉर्ट टर्म तो आपका ये हो गया। ये कंप्यूटेशन आपने किसके हिसाब से किया, बताओ? ऊपर ऊपर जो टोटल इनकम निकाली किसके हिसाब से निकाली? रेगुलर के हिसाब से निकाली। तो पहले रेगुलर के हिसाब से बात कर लेते हैं। टोटल इनकम कितनी है? 87,95,330, ठीक है? उसमें से 10 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, बाकी तुम्हारा जो भी है वो क्या है, स्लैब रेट्स पे टैक्स होगा, और फिर 10% सरचार्ज लग जाएगा आपको। क्लियर? बोलो ना। रेगुलर वाला बड़ा आसान है क्योंकि 50 लाख के ऊपर इनकम है, 10% सरचार्ज, और आपको ये टीडीएस मिल जाएगा, क्रेडिट, एडवांस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? बोलिए ना। असली मजा 115 बीएससी में। मुझे बताओ 115 बीएससी में कौन कौन से खर्चे का डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगा, ऐड बैक करना है आपको? सबसे पहले तो एडिशनल डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। देखो यहां पर एक हिडन एडजस्टमेंट है। अब क्या कौन सा एडिशनल डेप्रीसिएशन ऐड बैक करोगे आप? ये वाला ऐड बैक करोगे ना? और अरे ये तो सिर्फ इंटरेस्ट पे एडिशनल डेप्रीसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट पे भी तो एडिशनल डेप्रीसिएशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो भी तो 6.5 लाख ऐड बैक करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? मुझे बताओ 65 लाख रुपए का तुम्हारा असेट है, आपने कब से यूज करना शुरू किया? नवंबर से, जनवरी से। तो ये भी तो 10 लाख रुपए का एडिशनल डेप्रीसिएशन, ये भी तो कितना, 6.5 लाख, 10% का एडिशनल डेप्रीसिएशन इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा 115 बीएससी में? यस, वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा। तो प्लस 6.5 लाख, किसी से स्टूडेंट ने पहले बोला था ये चीज। और क्या ऐड बैक करूं बताओ? ये सब ऐड बैक हो जाएगा। क्लियर? एटीसी मिलता है 115 बीएससी में? अरे जवाब दो, लंबी खामोशी क्यों छा गई? एटीडी मिलता है 115 बीएससी में? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो देखो क्या क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी। एक तो एडिशनल डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट वाला, एक जो ओरिजिनल एडिशनल डेप्रीसिएशन है वो, ठीक है? और इन्होंने ग्रॉस टोटल इनकम लिया है तो फिर इन्होंने इसलिए वो सब ऐड नहीं किया है। समझ आ रहा है तुमको? हाँ, तो ग्रॉस टोटल इनकम लिया है तो मतलब वो ऐड करने के पहले वाला अमाउंट है ना। बोलो ना बेटा। हाँ, ये वाले अमाउंट में इन्होंने ऐड किया है। किसमें? इसमें। करेक्ट? तो फिर ये सब ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये अमाउंट से शुरू करते हो तो ये दोनों भी ऐड करो। क्लियर? हाँ, बाकी आगे नीचे टैक्स कैलकुलेशन तो सिंपल है, उसके अंदर कुछ खास नहीं है। 2.5 लाख रुपए से आपका टैक्स बढ़ता है 5%। क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? नहीं आ रहा था इसलिए नहीं हो पाया, टाइम नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, टाइम की वजह से। चलो कोई बात। हाँ बोलो बेटा, क्या? हाँ, मैंने करवाया था ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले, ठीक है? अब हमारा क्या एजेंडा है आगे का? 20 तारीख को बेटा ईमानदारी से सब लोग आ जाना लाइव। 20 तारीख को हम लोग क्या करने वाले हैं? आईसीएआई के 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हम लोग, ठीक है? तैयार हो? 2 घंटे लगेंगे लगभग, ठीक है? आप देख कर आओ अपने तरफ से सारे के सारे, आप एक बार देख लो सारे के सारे 50 के 50। मैं उस दिन आपको हर एक का रीजनिंग दूंगा और हर एक का रीजनिंग देने के चक्कर में आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? कौन सी वाली?
मेरी YouTube चैनल पे कौन सी वीडियो? बहुत सारी वीडियो। कौन से, किस चीज की बात कर रहे हो? आपने बताई भी थी इस बार। हाँ, मैंने जो MCQ के वीडियो डाले थे ना YouTube पे, वो केस सिनेरियो के हैं। ओके। केस सिनेरियो के मैंने MCQ के वीडियो डाले थे। मैंने जो इंडिविजुअल MCQs है ना, इंडिविजुअल, देखो मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूं इंस्टीट्यूट के, ठीक है? तो जो डिफिकल्ट वाले थे वो मैंने डाल दिए थे। वो केस सिनेरियो वाले बड़े अतरंगी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पूरा पूरा मिक्सचर होता है सब चीज का। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये MCQ बुकलेट, इंटरमीडिएट टैक्सेशन। अब यहां पर इतनी बुकलेट डाल के रखी है इन्होंने, चाहे हिंदी इंग्लिश है। ऊपर वाले हाँ, तो ये वाला मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया यूट्यूब पे, ठीक है? पूरा, ये देखो पूरा। इसमें कैसे पता है, ये भी आप देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाद में देख लो अगर नहीं देखा है अब तक तो। इसमें कैसा, एक केस सिनेरियो है और उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 किस्म के क्वेश्चन, ये भी आता है वो भी आता है, दोनों आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और 2-3 वैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? वैसे वाले मतलब ये वाले, ये इंडिविजुअल है। दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन शुरू हुआ, खत्म हो गया। समझ आया? यस सर। तो ये हम लोग पूरे के पूरे 50 के 50 20 तारीख को सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। इसमें अगर आप पहले एक बार देखकर आ जाओगे तो बेस्ट हो जाएगा, नहीं देखकर आओगे तो भी चलेगा। देख के आओगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेटर है कि आप खुद से अपना दिमाग लगाओ यार। इससे ज्यादा MCQ करने की आपको जरूरत नहीं है, और आप खुद रियलाइज करोगे इससे ज्यादा करने के लिए आपके पास, बोलो, टाइम भी होता नहीं है। 500, 1000, 2000 MCQ सॉल्व कर सकता है क्या कोई? बताओ मुझे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वो चीज? बेवकूफी हो सब। पहले मैं भी करता था, देता था 1000 MCQ, बच्चे पागल हो जाते थे। ये MCQs करो, क्वालिटी MCQs है, एक से एक बढ़कर MCQs है। वो MCQs है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो लेवल के MCQs है। चिंदी चिंदी MCQ नहीं है, वन लाइनर्स। उसमें भी ये जो केस सिनेरियो वाले, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे टाइम निकालने का बेटा, 1 घंटा निकालने का, 5 केस सिनेरियो देख लो, फिर 1 घंटा निकालो, 5 सिनेरियो देख लो, ठीक है? अगर खुद से नहीं करने का टाइम है तो करने के लिए तो करने के लिए टाइम निकालना चाहिए वैसे तो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम मेरा वीडियो देख के तो खत्म कर दो, बस वो ऑब्जेक्टिव है मेरा, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हो जाता है तो अगले हफ्ते से, फिर उसके अगले हफ्ते से मैं आप लोगों के लिए RTP का डिस्कशन डाल दूंगा। आप लोग देख लो पहले, एक बार पहले आप लोग देखो हर चीज, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। और फिर जब MTP आएगा, MTP आ गया क्या इंस्टीट्यूट का? एक आ गया है, तो MTP सीरीज 1 सीरीज 2 ये दोनों भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? डोंट वरी, आप लोगों के साथ। अब उसके बाद मैंने सोचा है, अभी 99% तो हाई है, मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो बना के डाल दूंगा। किस चीज का? पास्ट, जैसे मैंने फाइनल वालों के लिए किया है, पास्ट RTP, MTP और एग्जाम पेपर। वो मैं अक्टूबर में ही करूंगा, मिड अक्टूबर में, उससे पहले नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले आप इतने सारे RTP MTP तो देख नहीं पाओगे, करेक्ट? यस सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-2.5 घंटे के अंदर, ठीक है, या मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 15 पेपर में आप लोगों के साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? उसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए भी शुरू करूंगा, टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें। तो ये कुछ चीजें जो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, देखता हूं किस हद तक कर पाता हूं। मोस्टली तो सब कर ही लूंगा, डोंट वरी। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो। आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा माइक नजदीक लेकर। आवाज अब भी नहीं आ रही है बेटा। किसके बारे में? यही सरप्राइज है और क्या, ठीक है? ये सरप्राइज नहीं लग रहा है तुझे? सब बहुत बड़ा है। तो ये करता हूं ना बेटा मैं, डोंट वरी, ठीक है? करता हूं मैं, जल्द से जल्द करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? और कुछ बाकी, इनकम टैक्स से कंफर्टेबल हो कि नहीं हो? मैं मानता हूं इनकम टैक्स बहुत बड़ा है GST के सामने, बहुत बड़ा है कि नहीं? यस सर। लेकिन मैनेजेबल है बेटा, मैनेजेबल है इनकम टैक्स। 90% बच्चे लोगों को इनकम टैक्स डिफिकल्ट लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, शायद बहुत बड़ा है इसलिए, और वो लोग GST छोटा है देखकर वो थियरी रट्टा मार के चले जाते।
मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स आते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स पे मार्क्स मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स पे मार्क्स मिलेंगे आपको। आधा आधा भी सही करके आओगे तो आधे नंबर तो लेकर आओगे, और आधा तो कोई भी सही कर सकता है, बिना पढ़े भी आधे क्वेश्चन तो सही आने ही चाहिए आपके। हर क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट्स तो सिंपल होते ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का कंफर्टेबली अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लो। अभी लास्ट 1.5-2 महीने में ना सबसे पहले अपना माइंड को ना पीस ऑफ माइंड रखना होता है। पैनिक नहीं होने का बेटा, डरने का नहीं। डर लगता है तुम लोगों को अंदर से? बोलो ईमानदारी से। सर थोड़ा लगता है। नहीं लगना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाथ पैर फूल रहे, वो नहीं होना चाहिए। वो अगर होगा ना बेटा, फिर कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, AR1 भी होने वाले होंगे ना, नहीं हो पाएगा। वो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ऐसा सोचने का क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, फेल हो जाएंगे और क्या। ये एटीट्यूड रखो, फेल नहीं होना है हमको, बिल्कुल फेल नहीं होना है, लेकिन डरना भी नहीं है एग्जाम से। सीए का एग्जाम डरा डरा के आधे लोग डर डर के ही फेल हो गए आज तक। मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं ना, ये नहीं है कि पढ़ते नहीं, आप सब लोग पढ़ रहे हो, दिन में 10-10 घंटा आप सब पढ़ रहे हो, मुझे पता है सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, सब सीरियस है सीए में। कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ रहा है या लास्ट के 15 दिन में पढ़ रहा है या एग्जाम के पहले बुक उठा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट दैट आपको अपने आप पे भरोसा रखना है बस, ठीक है? ये भरोसा आपको अपने आप पे रखना ही पड़ेगा। आप ये पूरा टाइम ये सोच के नहीं कर सकते हो कि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो क्या होएगा, मेरा पेपर छूट जाएगा तो क्या होगा, एडजस्टमेंट मुझे क्लिक नहीं होगा तो क्या होगा। कभी कभार कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो, कभी याद नहीं आता है तो डर जाते हो आप, अरे यार ये याद ही नहीं आ रहा है यार। इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल, सब सीए स्टूडेंट के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। टेंशन मत लो इतना, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखो। अक्टूबर का पेपर मैक्सिमम मॉक करने पे डालो, जितना पेपर लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो, बस इतना ही बोलना चाहता हूं, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडे के दिन, शायद थर्सडे 20 तारीख को, ठीक है? सॉल्यूशन की पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर मैं अब भी कर देता हूं बेटा, आज मैं लास्ट पेपर भी बाकी है मेरा, ये भी कर देता हूं, दोनों इकट्ठा कर देता हूं, ठीक है? दीजिए सर। मैं अब भी दोनों के दोनों कर देता हूं, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।